हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव 365 डेज ईयर बाय जॉन अल्बर्ट शिंडलर बुक के बारे में। चैप्टर 1, ज्यादातर मुश्किलों या बीमारियों की असली जड़। अक्सर जब हम बीमार होते हैं तो हमारा पहला ख्याल होता है शायद कुछ गलत खा लिया होगा या मौसम की वजह से तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इमोशनल हालत, मतलब आपके फीलिंग्स और स्ट्रेस भी आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर शिंडलर नाम के एक डॉक्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि 50 से 75% बीमारियां जो आमतौर पर क्लिनिक्स में देखी जाती है, उनका कोई फिजिकल या ऑर्गेनिक रीजन नहीं होता, बल्कि उनकी जड़ें हमारे अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में होती है। मतलब ये कि कई बार हमें लग सकता है कि हमें माइग्रेन हो रहा है या बार बार अल्सर्स की प्रॉब्लम है या फिर कांस्टेंट फैटीग और थकान महसूस होती है और हम इसके लिए विटामिन या दवाइयां लेने लगते हैं। पर असल में हमारी बॉडी उस इमोशनल स्ट्रेस का जवाब दे रही होती है जो हमने अंदर दबा के रखा हुआ है। डॉक्टर शिंडलर का कहना है कि गिल्ट, एंजाइटी, रिजेंटमेंट ये सब ऐसे इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, और जब ये सिस्टम बार बार एक्टिव होता है तो बॉडी में ऐसे फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं जो इलनेस जैसे लगते हैं, और कुछ केसेस में तो क्रॉनिक इलनेस बन जाते हैं। अब सोचिए, आप किसी चीज से डरे हुए हैं। मान लीजिए किसी का फोन कॉल जो आपको एंजाइटी देता है। भले ही वो इंसान आपके सामने ना हो, पर आपका ब्रेन उस फियर को रियल डेंजर की तरह ट्रीट करता है। आपकी बॉडी एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करती है। ब्लड वेसल्स टाइट हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्स है जो बॉडी किसी एक्चुअल एक्सीडेंट में देती है। लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन डेली या रेगुलर बेसिस पर हो रहा है तो बॉडी पर इसका असर होना तय है। यही होता है माइंड बॉडी फीडबैक लूप। बॉडी और माइंड आपस में कनेक्टेड है। अगर मन परेशान है तो शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा, और अगर शरीर में कोई टेंशन या डिस्कंफर्ट हो तो मन भी रेस्टलेस और एंग्जियस हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशनल पेन को सप्रेस करते रहते हैं। शायद बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ हो, या किसी रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हुए हो, या गिल्ट हो किसी डिसीजन का। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पर अंदर एक भूचाल चलता रहता है। धीरे धीरे वो दबे हुए इमोशंस बॉडी में पेन और इलनेस बनकर सामने आते हैं। मान लीजिए किसी को बार बार बैक पेन होता है, पर एमआरआई और एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई शारीरिक कारण नहीं है, पर दर्द है कि जाता ही नहीं। ऐसे केसेस में अक्सर इमोशनल बैगेज कल्प्रिट होता है। वही दर्द जो हम शब्दों में नहीं कह पाए, वही अब शरीर के दर्द में बदल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता? देखिए, मेडिसिन जरूरी है, लेकिन अगर बीमारी की जड़ इमोशनल है तो सिर्फ पिल से परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। हमें अपने इमोशंस को फेस करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारे अंदर कौन से अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, कौन सी बातें हमें अभी भी हर्ट कर रही हैं, कौन सा गिल्ट हमें अंदर से खा रहा है। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशन हीलिंग का प्रोसेस आसान नहीं होता, पर यह ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। कई बार किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना हेल्पफुल हो सकता है। कभी कभी जर्नलिंग करना या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना भी काफी रिलीफ देता है। जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें रिलीज करते हैं, तब बॉडी खुद ब खुद हीलिंग प्रोसेस में आने लगती है। कई बार लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अनहेल्दी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे ओवर ईटिंग, अल्कोहल या कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन विद फोन एंड एंटरटेनमेंट। ये सब टेम्परेरी रिलीफ तो देता है, पर लॉन्ग टर्म में और ज्यादा डैमेज करता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने माइंड को अंडरस्टैंड करें और खुद के साथ ऑनेस्टली कनेक्ट हों। इमोशंस को दबाना या इग्नोर करना हमें धीरे धीरे अंदर से होलो बना देता है, लेकिन अगर हम उन्हें एक्सेप्ट करें और हील करें तो ना सिर्फ हम इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, बल्कि फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। ये कनेक्शन इतना डीप है
कि आज कई डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट्स भी माइंड बॉडी इंटीग्रेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो अगली बार जब आपको कोई क्रॉनिक सिम्टम परेशान करे, चाहे वो हेडेक हो, इंसोम्निया हो, स्किन एलर्जी हो या डाइजेशन इश्यू, तो एक बार ये भी सोचिए कि कहीं ये आपका शरीर तो नहीं है जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आंसर किसी मेडिसिन में नहीं, बल्कि आपके दिल और दिमाग के बीच के उस डायलॉग में छुपा हो जो आपने कभी शुरू ही नहीं किया। बॉडी सिग्नल्स को समझना एक कला है। हर एज, हर फैटीग, हर रेस्टलेसनेस कुछ कहना चाहता है, और अगर हम उसे सुनना सीख जाए तो शायद हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम एक्चुअली आपके इमोशन से जुड़ी हुई थी? चैप्टर 2, इमोशन हाइजीन। हम रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, यानी अपनी फिजिकल हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे शरीर की सफाई जरूरी होती है, वैसे ही दिल और दिमाग की सफाई भी उतनी ही जरूरी है? डॉक्टर शिंडलर कहते हैं कि इमोशन हाइजीन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हाइजीन। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, और अगर हम इसका रोज प्रैक्टिस करें तो हम ना सिर्फ मेंटली पीसफुल महसूस करेंगे, बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेटर हो जाएगी। हर दिन हम कई तरह के इमोशन से गुजरते हैं। कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी किसी के लिए जेलसी आ जाती है, कभी गिल्ट होता है, कभी डर, और कभी किसी चीज का रिग्रेट। ये इमोशंस अगर लगातार हमारे अंदर कलेक्ट होते रहें और हम उन्हें रिलीज ना करें तो ये अंदर ही अंदर हमें थका देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में गंदगी जमा होती जाए और हम सफाई ही ना करें। धीरे धीरे वो घर रहने लायक नहीं रहता। इसी तरह रिजेंटमेंट, यानी किसी के लिए अंदर ही अंदर गुस्सा या नाराजगी पाल के रखना। सेल्फ पिटी, मतलब अपने आप को बेवजह दुखी मानना। फियर, यानी डर जो एक्शन लेने से रोकता है। एनवी, यानी दूसरों से जलन रखना। और रिग्रेट, मतलब पुराने डिसीजेस का पछतावा। ये सब हमारे अंदर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इनविजिबल पैरासाइट्स जो हमारी एनर्जी चूसते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देते हैं। मतलब हमारी बॉडी को बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप किसी से बहुत नाराज हैं, आपने उसे माफ नहीं किया, तो वो इंसान तो अपनी जिंदगी में बिजी होगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। यही है इमोशनल पॉइजन। डॉक्टर शिंडलर कहते हैं कि फॉरगिवनेस, यानी किसी को माफ कर देना, स्ट्रेस का सबसे पावरफुल इलाज है। माफ करना आसान नहीं होता, एस्पेशली जब किसी ने आपको बहुत हर्ट किया हो। लेकिन माफ ना करना ऐसे है जैसे आप खुद जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा इंसान मर जाएगा। जब हम फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी का पूरा सिस्टम रिलैक्स होता है। वो मसल टेंशन जो गुस्से की वजह से हुआ था, वो रिलीज होता है। नींद बेहतर हो जाती है, ब्रीदिंग डीप और कॉलम हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम दुनिया को एक हल्की साफ नजर से देखने लगते हैं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। एक्सेप्टेंस भी एक जरूरी इमोशनल टूल है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना बहुत फ्रीइंग होता है। कई बार हम पास्ट को बदलना चाहते हैं या फ्यूचर को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि कुछ चीजें जैसे हैं वैसे ही रहेंगी और हमें उनके साथ चलना है, तब हम इनर पीस महसूस करने लगते हैं। कंपैशन और ग्रैटिट्यूड भी इमोशन हाइजीन के स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं। जब हम दूसरों के पेन को समझते हैं और उनके लिए काइंडनेस महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर सॉफ्टनेस आती है। और जब हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को थैंकफुलनेस के साथ देखते हैं, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। जैसे हम अपने चेहरे से डस्ट हटाते हैं, ग्रैटिट्यूड हमारे दिल से नेगेटिविटी हटाता है। इमोशनल हाइजीन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर वक्त खुश रहना है।
इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को ऑनेस्टली देख रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उन्हें धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। जैसे फिजिकल डर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वैसे ही इमोशनल डर्ट को भी इग्नोर करना हमें अंदर से बीमार कर सकता है। मान लीजिए आपने पूरे दिन में बहुत सी चीजें फील की। किसी कोलीग ने आपकी इंसल्ट कर दी, आप किसी की सक्सेस देखकर सैड फील कर रहे थे, कोई पुरानी बात अचानक याद आ गई और रिग्रेट हुआ, किसी बात पर डर लग रहा है। अगर आप रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालें और अपने मन से इन इमोशंस को जेंटली बाहर करें, तो आप माइंड को भी फ्रेश कर रहे हैं। आप चाहे तो जर्नल लिख सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं या बस एक मोमेंट खुद से ये पूछ सकते हैं, आज क्या मुझे हर्ट किया? क्या आज मैं किसी से अननेसेसरीली जेलस हुआ? क्या मैं किसी पुरानी बात को अननेसेसरीली कैरी कर रहा हूं? जैसे आप शारीरिक संक्रमण से बचने के लिए शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही भावनात्मक संक्रमण से बचने के लिए मन को साफ रखना जरूरी है। अनप्रोसेस्ड भावनाएं धीरे धीरे इरिटेबिलिटी, सैडनेस और एंजाइटी में बदल जाती है और फिर बॉडी भी उनकी भाषा में रिएक्ट करने लगती है। कभी हेडेक, कभी स्टमक इश्यूज, कभी चेस्ट टाइटनेस। एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस, बस 5 से 10 मिनट की इमोशन सफाई आपकी पूरी एनर्जी चेंज कर सकती है। आप हल्का फील करेंगे, दूसरे लोगों से बेहतर कनेक्ट करेंगे और आपकी हेल्थ भी नेचुरली इंप्रूव होने लगेगी। हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हर्ट किया या सिचुएशंस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, लेकिन इमोशनल हाइजीन हमें यह सिखाता है कि हम अपनी इनर वर्ल्ड के मालिक हैं और जैसे हम अपने घर की सफाई खुद करते हैं, वैसे ही अपने मन की सफाई भी हमें ही करनी होगी। तो अगली बार जब आप ब्रश करें या नहाएं, उस वक्त ये भी सोचिए कि आज आपके मन में क्या क्या जमा हो गया है और उसे धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए, माफ करके, एक्सेप्ट करके, ग्रेटफुल होकर और काइंड बनकर, क्योंकि एक साफ दिल और हल्का दिमाग ही सबसे ज्यादा हीलिंग करता है। क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपने इमोशंस को क्लीन किया है? चैप्टर 3, इमोशन रिएक्शन जो आपको बीमार बनाती है। हमारी भावनाएं सिर्फ मन में नहीं रहती, बल्कि शरीर पर भी गहरा असर डालती है। डॉक्टर शिंडलर के अनुसार कुछ खास नेगेटिव इमोशंस जैसे रिजेंटमेंट, फियर, गिल्ट, एनवी और जेलसी हमारी फिजिकल हेल्थ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। ये भावनाएं अगर समय रहते समझी और संभाली ना जाए, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। रिजेंटमेंट यानी किसी के प्रति अंदर ही अंदर गुस्सा या नाराजगी पालना सबसे ज्यादा नुकसानदायक भावना मानी जाती है। ये भावना धीरे धीरे हमारे मन में घर कर जाती है और शरीर में शैलो ब्रीदिंग, मसल टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नाराजगी को लंबे समय तक दबाकर रखते हैं, तो ये हमारे शरीर और रिश्तों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। फियर और वरी भी तुरंत शारीरिक लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, पेट में गड़बड़ी होना। अगर हम लगातार उन चीजों के बारे में चिंता करते रहे जो हमारे नियंत्रण में नहीं, तो सूब एग्जॉर्शन और बर्नआउट का कारण बन सकता है। डॉक्टर शिंडलर का सुझाव है कि पैसिव वरी के बजाय फैद, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्शन लेना अधिक प्रभावी होता है। गिल्ट यानी अपराध बोध एक धीमे जहर की तरह काम करता है। ये थकान, एंजाइटी और आत्महानिकारक व्यवहार का कारण बन सकता है। डॉक्टर शिंडलर के लिए इसका इलाज है, जहां संभव हो वहां सुधार करना, फिर सेल्फ फॉरगिवनेस और ग्रोथ की ओर बढ़ना। एनवी और जेलसी यानी ईर्ष्या और जलन असुरक्षा और असंतोष की भावना को जन्म देती है। इसका परिणाम मानसिक तनाव होता है, जो अक्सर अल्सर या हार्टबर्न के रूप में प्रकट होता है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड इसका मुख्य एंटीडोट है। इन भावनाओं को समझना और उनसे निपटना हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए आवश्यक है। जब हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करते हैं, तो हम न केवल अपने मन को शांत रखते हैं,
बल्कि अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कोई भावना आपकी सेहत पर असर डाल रही है? चौथा चैप्टर, मेंटल रेस्ट के लिए स्ट्रैटेजी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग फिजिकल रेस्ट तो कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन मेंटल रेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर शिंडलर का मानना है कि मेंटल रिलैक्सेशन हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक जरूरी हिस्सा है और इसे हमें एक प्रोएक्टिव हेल्थ टूल की तरह अपनाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ लग्जरी नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। अक्सर सोसाइटी में रेस्ट को आलस्य या टाइम वेस्ट समझा जाता है, लेकिन असल में जब तक हम खुद को मेंटली रिलैक्स नहीं करते, तब तक हमारा नर्वस सिस्टम रिकवर नहीं कर पाता। रिलैक्सेशन सिर्फ बॉडी को आराम देने से नहीं आता, बल्कि माइंड को भी आराम चाहिए होता है। डॉक्टर शिंडलर के अनुसार अगर हम अपने दिमाग को रोज थोड़ा ब्रेक दें, तो हम अपने अंदर क्लैरिटी, एनर्जी और पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। म्यूजिक सुनना, प्रेयर या मेडिटेशन करना, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना, हॉबीज में इंगेज होना या नेचर वॉक पर जाना, ये सब चीजें हमारे माइंड को फ्रेश करती है। ये मेथड सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत डीप होता है। रिलैक्स करने का मतलब है उस टेंशन और ओवर थिंकिंग से दूर जाना जो दिन भर हमारे माइंड को थकाती रहती है। इमेजिन करो, तुम्हारा मोबाइल अगर हर समय ऐप से भरा रहेगा और एक बार भी बंद या रिसेट ना हो, तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी और सिस्टम भी स्लो हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा माइंड है, अगर हम उसे कभी रेस्ट नहीं देते तो एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। मेंटल रेस्ट और फिजिकल रेस्ट में फर्क होता है। कई बार हम फिजिकली तो आराम कर रहे होते हैं, जैसे बेड पर लेटे हैं या चाय पी रहे हैं, लेकिन दिमाग में सोचों की रेस चल रही होती है। हम आने वाले कामों, पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर फियर्स में उलझे रहते हैं। इस हालत में शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन माइंड हाइपर मोड में होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को कॉन्शियसली रेस्ट देना सीखें। डॉक्टर शिंडलर एक मेथड सजेस्ट करते हैं, जिसे वो डाइवर्जन थेरेपी कहते हैं। इसका मतलब है अपनी अटेंशन को प्रॉब्लम से हटाकर किसी और चीज में एक्टिवली लगाना, जैसे कोई मूवी देखना, कुछ क्रिएट करना, गार्डनिंग करना, पेंटिंग करना या कोई फन एक्टिविटी करना। जब हम ऐसा करते हैं तो टेम्परेरी हमारे इमोशनल सर्किट्स को ब्रेक मिलता है और माइंड नेचुरली रिलैक्स होने लगता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत पावरफुल होती है। जब हम कुछ देर धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम कॉलम हो जाता है और दिमाग हल्का महसूस करता है। कुछ लोग डेली 5 से 10 मिनट के ब्रीदिंग या मेडिटेशन प्रैक्टिस से अपनी लाइफ में बड़ा चेंज लाते हैं। रिलैक्सेशन का एक और बड़ा बेनिफिट यह है कि जब हम मेंटली रिचार्ज होते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। कई बार जब हम किसी इश्यू में फंसे होते हैं और ब्रेक लेते हैं, तो वापस आने पर हमें एक नई क्लैरिटी मिलती है। इसलिए रेस्ट सिर्फ कंफर्ट नहीं देता, बल्कि हमें वाइजर और स्ट्रॉन्गर भी बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेंटल रेस्ट के लिए किसी एक्सपेंसिव गैजेट या लग्जरी की जरूरत नहीं होती। ये एक कप ऑफ टी के साथ बालकनी में बैठकर बर्ड्स को सुनने जितना सिंपल हो सकता है। हमें बस अपने आप को ये परमिशन देनी है कि आई डिजर्व टू पॉज। हम ऑफन अपनी प्रोडक्टिविटी को अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं, जितना बिजी उतना सक्सेसफुल। लेकिन सच तो ये है कि रियल सक्सेस तब आती है जब हम अपने अंदर बैलेंस बना पाते हैं, जब हम समझते हैं कि बॉडी की तरह माइंड को भी रिचार्ज करना होता है। इसलिए अगर अगली बार तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो खुद से ये मत पूछो कि मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि खुद से पूछो, मैं अभी कैसे रिलैक्स कर सकता हूं। यही वो सवाल है जो तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाएगा। क्या तुमने आज अपने मन को थोड़ा आराम दिया? 5वां अध्याय, आज में रहना सीखो। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हम या तो पास्ट की किसी गलती या दर्द में फंसे रहते हैं, या फ्यूचर के डर और एक्सपेक्टेशंस में उलझ जाते हैं। डॉक्टर शिंडलर का मानना है कि इमोशनल इलनेस का सबसे बड़ा कारण यही है, हम आज में नहीं जीते। हमारा माइंड या तो बीते कल की गिल्ट में डूबा होता है या आने वाले कल की एंजाइटी में।
लेकिन असली शांति सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो है प्रेजेंट मोमेंट, यानी अभी का ये समय। जब हम पास्ट में बार बार जाकर उसी ओल्ड सिचुएशन को दोहराते हैं, रिग्रेट करते हैं, तो वो हमारे इमोशन और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर डालता है। हमारा नर्वस सिस्टम बार बार उसी दर्द को रिलाइव करता है, जैसे कोई पुराना घाव बार बार कुरेदना। वहीं अगर हम फ्यूचर की चिंता में पड़े रहते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अगर सब कुछ बिगड़ गया, तो वो डर हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है, और ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को कम करती है, एनर्जी ड्रेन करती है और हमें मेंटली एग्जॉस्टेड बना देती है। डॉक्टर शिंडलर कहते हैं कि आज में जीना यानी लिविंग इन द नाउ कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक हैबिट है जिसे हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए वो कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, जैसे सुबह उठते ही खुद से कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, जैसे आज मैं कॉलम और स्ट्रांग हूं, या मैं हर सिचुएशन का सामना शांति से करूंगा। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करते हैं और डे को पॉजिटिव स्टार्ट देते हैं। दूसरी चीज है शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना। जब हम सिर्फ आज के छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करते हैं, जैसे आज मैं 20 मिनट वॉक करूंगा या आज मैं 1 घंटे फोन से दूर रहूंगा, तो हम नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में रूटेड हो जाते हैं। इससे हमारा माइंड भटकता नहीं है और एंजाइटी कम होती है। एक और पावरफुल टेक्निक है माइंडफुलनेस, यानी अपनी सराउंडिंग्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर फोकस करना, टेस्ट, टेक्सचर, स्मेल, या फिर चलने के दौरान पेड़ों को, हवा को, धूप को महसूस करना। जब हम इन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अपने थॉट्स की उलझन से बाहर आते हैं और नाउ को जेन्युइनली महसूस करते हैं। डॉक्टर शिंडलर नाउ मोमेंट्स को शेड्यूल करने की भी बात करते हैं। मतलब दिन में 5 से 10 मिनट के ऐसे ब्रेक्स लेना, जहां हम कोई फोन, कोई टास्क या कोई सोच नहीं करते, बस क्वाइटली बैठना, सांसें लेना या शॉर्ट वॉक करना। इन मोमेंट्स का मकसद है अपने माइंड को रिसेट करना, जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट करने से वो स्मूथ हो जाता है। अब बात करते हैं टाइम और एनर्जी की। डॉक्टर शिंडलर टाइम को इमोशनल करेंसी कहते हैं, यानी जैसे पैसा हम वाइजली खर्च करते हैं, वैसे ही हमें अपना वक्त भी समझदारी से यूज करना चाहिए। अगर हम अपना टाइम हेट, वरी, जेलसी या रिग्रेट में खर्च करते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे अपनी मेहनत की कमाई को आग में फेंक देना। इससे ना कोई फायदा होता है, ना कोई ग्रोथ। इसके उलट अगर हम अपना टाइम लाफ्टर, लर्निंग, क्रिएटिविटी और दूसरों की मदद में लगाते हैं, तो हम इमोशनली रिच होते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम एक दिन में 1 घंटा सिर्फ कंप्लेन करने में बिताते हो और दूसरा इंसान वो 1 घंटा किसी न्यू चीज को एक्सप्लोर करने या किसी की मदद करने में लगाता है, तो किसका इमोशनल बैंक ज्यादा भरेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला। हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस कहीं दूर फ्यूचर में मिलेगी, जब मेरी जॉब लगेगी, जब मेरी शादी होगी, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन ट्रुथ यह है कि हैप्पीनेस एक स्किल है जो हम प्रेजेंट मोमेंट में चूज करते हैं। जब हम अब में जीते हैं, तभी हम लाइफ की ब्यूटी को पूरी तरह से फील कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने थॉट पैटर्न को डेली ऑब्जर्व करें। अगर हम बार बार पास्ट या फ्यूचर में भाग रहे हैं, तो खुद को जेंटली वापस अब में लाएं। खुद से पूछें, मैं अभी क्या कर रहा हूं? क्या मैं सच में इस पल में हूं, या सिर्फ बॉडी प्रेजेंट है और माइंड कहीं और? ये अवेयरनेस धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरा सेंस ऑफ कंट्रोल और पीस लेकर आएगी। डॉक्टर शिंडलर की टीचिंग्स हमें याद दिलाती है कि लाइफ कोई रिहर्सल नहीं है, ये अभी इसी पल में अनफोल्ड हो रही है। अगर हम हर दिन थोड़ा कॉन्शियस होकर जिए, थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और थोड़ा खुद को टाइम दे, तो हम ना सिर्फ इमोशनली हेल्दी रहेंगे, बल्कि सच में जिंदगी को महसूस भी कर पाएंगे। तो चलो आज से एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तरह प्रेजेंट रहने की परमिशन दो। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे,
माइंड बार बार भागे, लेकिन प्रैक्टिस से ये आर्ट बन जाएगा और एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी पीस सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा डीप हो गई है। यही है लिविंग इन द प्रेजेंट, असली फ्रीडम की शुरुआत। चैप्टर 6, रेजिलियंस बनाओ। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बैलेंस। डॉक्टर शिंडलर का कहना है कि हेल्थ या इमोशनल पीस परफेक्शन से नहीं बल्कि बैलेंस से आती है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट प्लान। और इसी भागदौड़ में हम असल जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ बिल्कुल हमारे हिसाब से हो जाए तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। हमें जो चाहिए वो है बैलेंस। हर हिस्से में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना, ताकि हमारी सोल भी सेटिस्फाइड रहे, माइंड भी रिलैक्स रहे और बॉडी भी हेल्दी रहे। डॉक्टर शिंडलर का मानना है कि एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: वर्क, प्ले, रेस्ट और स्पिरिचुअल नरिशमेंट। इन चारों पिलर्स को एक साथ मेंटेन करना ही रियल इमोशनल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो इंसान के अंदर एक खालीपन बनता चला जाता है। काम करना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पर्पस, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी का एहसास होता है। लेकिन सिर्फ काम करते रहना बिना ब्रेक, बिना फन, बिना रिलैक्सेशन धीरे धीरे हमें इमोशनली ड्रेन कर देता है। कई लोग इतने ज्यादा अपनी जॉब या प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं कि वो खुद को सिर्फ उस एक रोल में डिफाइन करने लगते हैं। जैसे कोई कहे, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं सिर्फ मां हूं। और फिर जब उस रोल में दिक्कत आती है तो पूरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। डॉक्टर शिंडलर इसको इमोशनल ओवर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अगर हम सिर्फ एक ही चीज में खुद को खो देते हैं तो हमारी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और जब लाइफ अचानक कुछ नया फेंकती है, जैसे इलनेस, जॉब लॉस या पर्सनल लॉस, तो हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्ले यानी जॉय का एलिमेंट भी रखें। प्ले का मतलब सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि वो हर एक्टिविटी जो आपके अंदर एक्साइटमेंट, फन और क्रिएटिव एनर्जी लाती है। जैसे किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को गार्डनिंग, किसी को डांस या किसी को सिर्फ दोस्तों के साथ हंसना। ये सारी चीजें हमारी सोल को ऑक्सीजन देती है। बिना प्ले के जिंदगी एक मशीन जैसी लगने लगती है। रेस्ट यानी आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। कई लोग सोचते हैं कि आराम करना टाइम की बर्बादी है या आलस है, लेकिन डॉक्टर शिंडलर इसे एक प्रोएक्टिव हेल्थ टूल मानते हैं। हमारे बॉडी और माइंड को रिचार्ज होने के लिए रेस्ट चाहिए, चाहे वो एक साउंड स्लिप हो, एक पीसफुल वॉक हो या बस चुपचाप बैठकर सांस लेना हो। बिना रेस्ट के हम एफिशिएंट नहीं बन सकते, और जब हम टायर्ड होते हैं तो हमारी इमोशन रिएक्शंस भी गड़बड़ाने लगती है। छोटी छोटी बातों में इरिटेशन, मूड स्विंग्स या एंजाइटी आ जाती है। स्पिरिचुअल नरिशमेंट वो चीज है जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसका रिलीजन से लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअल नरिशमेंट का मतलब है अपनी इनर सेल्फ से जुड़ना, किसी हायर पर्पस को फील करना और पीस के लिए समय निकालना। ये किसी के लिए प्रेयर हो सकता है, किसी के लिए मेडिटेशन और किसी के लिए बस कुछ मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो बाहर की दुनिया की नॉइज हमें उतना डिस्टर्ब नहीं करती। अब बात करते हैं रेजिलियंस की, यानी लाइफ की मुश्किलों को सहने और बाउंस बैक करने की ताकत। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखने से नहीं आती, बल्कि अपनी इमोशंस को समझने और उन्हें सही तरीके से हैंडल करने से आती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम कंट्रोल में रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन यही कंट्रोल करने की आदत कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वेदर से लेकर ट्रैफिक तक, दूसरों के बिहेवियर से लेकर फ्यूचर के रिजल्ट्स तक। लेकिन जब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी
और सैडनेस आने लगती है। डॉक्टर शिंडलर यहाँ सरेंडर की बात करते हैं। अब सरेंडर सुनकर कई लोगों को लगता है कि ये तो हार मानना है, लेकिन असल में सरेंडर का मतलब है उन चीजों को छोड़ देना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब है ट्रस्ट करना कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई पर्पस है, और इसका यह भी मतलब है कि हम एक्शन जरूर लें, लेकिन रिजल्ट्स को लेकर ऑब्सेशन ना रखें। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करते हो तो एक्शन आपकी तरफ से पूरा है, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सरेंडर करने से हम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा सकते हैं। रेजिलियंस का एक और पार्ट है एक्सेप्टेंस। अपने फ्लॉज, अपने पास्ट मिस्टेक्स और लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करना। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, तभी हम कॉलम और ग्राउंडेड रह पाते हैं। इससे हमारी इमोशनल एनर्जी सेव होती है और हम ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप एक ऐसा बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ चाहते हो जिसमें आप इमोशनली स्ट्रांग बन सको, तो अपने अंदर एक सिंपल हैबिट डेवलप करो। डेली चेक इन। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज सिर्फ काम किया या कुछ फन भी किया? क्या मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया या बस दौड़ता रहा? क्या मैंने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की या दिन भर सिर्फ नॉइज में खोया रहा? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी लाइफ को बैलेंस की तरफ ले जाएंगे, और जब बैलेंस आएगा तो रेजिलियंस अपने आप ग्रो होगी। फिर चाहे कोई भी तूफान आए, आप अंदर से स्टेबल रहोगे। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां सबसे जल्दी फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला ही जीतता है। जिंदगी एक जर्नी है जहां हर पड़ाव को एंजॉय करना, हर मूड को समझना और हर सिचुएशन में खुद को संभालना असली जीत है। डॉक्टर शिंडलर की फिलॉसफी यही सिखाती है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज से बचना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस, थॉट्स और हैबिट्स को ऐसा बनाना है कि हम हर दिन एक पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सके। और इसके लिए कोई एक्सपेंसिव थेरेपी या कॉम्प्लिकेटेड रूल की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा सरेंडर और थोड़ी सी ऑनेस्ट कोशिश, यही है असली रेजिलियंस की शुरुआत। चैप्टर 7, टूल्स एंड केस स्टडीज। कभी कभी हमारी बॉडी जो सिग्नल्स देती है वो सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होते, वो हमारी इमोशंस की कहानी भी बताते हैं। डॉक्टर शिंडलर की ये फिलॉसफी है कि जब तक हमारी इमोशंस हील नहीं होंगी, तब तक हमारी बॉडी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। मतलब अगर आप बार बार थक जाते हैं, अक्सर सरदर्द होता है या कोई और पुरानी फिजिकल प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ती, तो हो सकता है उसके पीछे कोई डीप इमोशनल इश्यू हो जो अनजाने में आपकी बॉडी पर असर डाल रहा हो। इसीलिए डॉक्टर शिंडलर कुछ सिंपल सेल्फ डायग्नोसिस टेक्निक्स बताते हैं जिनसे हम अपने इमोशंस और बॉडी के बीच के कनेक्शन को समझ सकते हैं। पहली टेक्निक है इमोशनल जर्नल रखना। बहुत आसान तरीका है, बस एक नोटबुक उठाइए और लगातार 14 दिनों तक अपनी डेली भावनाओं को लिखते जाइए। दिन में क्या महसूस किया, कौन सी सिचुएशन में गुस्सा आया, कब सैडनेस महसूस हुई या कब आप एंग्जियस हुए, सब कुछ रॉ तरीके से नोट कीजिए। आपको इनिशियली ये बोरिंग लग सकता है, पर जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे कुछ अमेजिंग पैटर्न सामने आने लगेंगे। दूसरी चीज है फिजिकल सिम्टम्स को इमोशनल इवेंट्स के साथ लिंक करना। मतलब ये समझना कि जब भी कोई इमोशनल अपसेट होता है, क्या उसके बाद आपकी बॉडी कोई सिग्नल देती है। जैसे क्या हर बार जब आप किसी से लड़ते हो तो आपको हेडेक हो जाता है, या गिल्ट फील करने के बाद क्या आपको पेट खराब हो जाता है। ये जो सबटल कनेक्शन है, ये बताते हैं कि आपकी भावनाएं चुपचाप आपकी सेहत को प्रभावित कर रही है। इसे समझना एक तरह का भावनात्मक मिरर होता है, और ये सेल्फ अवेयरनेस का सबसे शक्तिशाली टूल बन सकता है। जब आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने लगते हो, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का रूट समझ आने लगता है। फिर आप सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करते, बल्कि रीजन को एड्रेस करते हो। डॉक्टर शिंडलर इसे हीलिंग का पहला स्टेप मानते हैं। इस फिलॉसफी को और रियल बनाने के लिए उन्होंने अपनी किताब में कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज भी शेयर की है, जो बहुत इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग है। एक केस था एक आदमी का
जिसे बहुत समय से सीवियर अल्सर्स थे। वो हर बार मेडिसिन्स लेता, थोड़ी राहत मिलती और फिर अल्सर्स वापस आ जाते। डॉक्टर भी कंफ्यूज थे कि बार बार अल्सर्स क्यों हो रहे हैं। बाद में पता चला कि उसे अपने बॉस से बहुत इंटेंस एंगर और रिजेंटमेंट था, जो उसने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया। वो गुस्सा अंदर ही अंदर उसे खा रहा था, लिटरली। जब उसने थेरेपी के थ्रू उस सप्रेस्ड एंगर को बाहर निकाला और अपने अंदर फॉरगिवनेस डेवलप किया, तो अल्सर्स अपने आप हील होने लगे। कोई हैवी मेडिसिन्स नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ इमोशनल क्लीनिंग ने उसकी बॉडी को हील कर दिया। एक और केस था एक महिला का, जिसे कई सालों से इंसोम्निया यानी नींद ना आने की शिकायत थी। वो सारी दवाइयां ले चुकी थी, पर नींद नहीं आती थी। फिर उसने डॉक्टर शिंडलर की गाइडेंस में अपनी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर किया। उसे याद आया कि बचपन में एक गिल्ट का एक्सपीरियंस हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें उसने खुद को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना था और उस गिल्ट को कभी किसी से शेयर नहीं किया। जैसे ही उसने उस गिल्ट को कन्फ्रंट किया, रोई, बात की और खुद को माफ किया, उसे धीरे धीरे गहरी नींद आने लगी। नींद की गोली नहीं, गिल्ट की रिलीज उसकी असली दवा बनी। एक तीसरा एग्जाम्पल एक रिटायरी का था, जिसे आर्थराइटिस की शिकायत थी। वो सोचता था कि ये तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और अब बस इसी के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन जब उसने अपनी इमोशनल लाइफ की तरफ ध्यान दिया, तो उसे एहसास हुआ कि रिटायरमेंट के बाद उसने अपने सारे सोशल कनेक्शंस काट दिए थे। ना फैमिली से ज्यादा मिलना, ना हॉबीज में इंटरेस्ट लेना। एक तरह से इमोशनल आइसोलेशन में चला गया था। जैसे ही उसने अपनी फैमिली के साथ जुड़ना शुरू किया, अपनी पुरानी हॉबीज दोबारा अपनाई, पेंटिंग, गार्डनिंग और ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करना, तो उसके आर्थराइटिस के सिम्टम्स सरप्राइजिंगली कम हो गए। उसकी बॉडी ने उस इमोशनल कनेक्शन को फिजिकल रिलीफ में ट्रांसलेट कर दिया। ये सारी स्टोरीज हमें एक गहरी बात समझाती है कि हमारी बॉडी और इमोशंस एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड है। जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, इग्नोर करते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो धीरे धीरे फिजिकल डिस्कम्फर्ट में बदलने लगते हैं। और जब हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और हील करते हैं, तो बॉडी भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। डॉक्टर शिंडलर ये नहीं कहते कि इमोशंस को हील करने से हर बीमारी गायब हो जाएगी, लेकिन वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि इमोशनल हीलिंग से बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ जाती है। और ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डायग्नोसिस और छोटे छोटे इमोशनल एक्शन से शुरू होती है। इन टेक्निक्स को अपनाने के लिए कोई एक्सपेंसिव सेटअप नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा पेशेंस, एक नोटबुक और अपने आप से ऑनेस्टी। जब आप रोज अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। फिर आप छोटी छोटी बातों में खुद को समझने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है असली वेलनेस की जर्नी। इमोशनल जर्नलिंग एक तरह से माइंड का डिटॉक्स है। जैसे हम बॉडी को हेल्दी रखने के लिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, वैसे ही इमोशंस को बाहर लाना भी जरूरी है, वरना ये अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं और एक दिन बर्स्ट हो जाते हैं या इलनेस में बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।